हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिनका एग्ज़ाम हो गया होगा थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टेंस हो गए। तो कल जैसे मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। लगभग मैंने सारे कमेंट्स का मतलब जितने भी कमेंट्स आए उन सारे कमेंट्स का वीडियो में ही आंसर दे दिया था, लेकिन शायद कुछ लोग मतलब शायद पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे इसलिए कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं बता दूं, मेरा जो MP टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम था वो था 19 नवंबर को और सेकेंड शिफ्ट में था। और मतलब हालत कुछ ऐसी हो गई थी ना, जैसे 2:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होना था और हमारा एग्ज़ाम हुआ था 3 बजे से। और हम लोग कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे, लगभग 1 से 1.5 घंटा हम लोग कॉलेज के बाहर बैठे हुए थे। और बैठे बैठे धूप में कहो या खड़े खड़े, मतलब होता है ना, ये जो एक्साइटमेंट थी एग्ज़ाम देने की, वो सारा सब कुछ ख़त्म हो गया था। और क्या होगा क्या नहीं, मतलब एक ना एक होप ही ख़त्म हो गई थी कि कैसे होगा क्या होगा। उतने दूर से हम लोग थक हार के गए थे, रात भर मतलब रात भर सफ़र करके हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे और फिर वो सब हो गया था। तो थोड़ा मतलब ना बहुत ज़्यादा मन में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट सा फील होने लगा था कि कैसे होगा क्या होगा। और जो एक्साइटमेंट थी ना एग्ज़ाम देने की वो तो पूरी ख़त्म हो गई थी। और फिर मैंने सुना कि मतलब हर जगह हुआ था, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इस वजह से हो गया था। तो फिर जब मैंने वो खोला ना लैपटॉप में, जब हमारा पेपर आया तो वो पेपर देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, क्योंकि पेपर मैंने जो पढ़ा था वही सब कुछ दिख रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब मैंने कभी नहीं देखी थी, कभी नहीं पढ़ी थी, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी। तो एक कमेंट से आया था कि जो मैंने विनर से टेस्ट लगाई थी क्या वो उन्होंने हेल्प किया। तो जी हाँ, मैंने जो विनर से टेस्ट लगाई थी ना वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगे। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अक्सर टीचिंग एग्ज़ाम में जो पेडोलॉजी होती है वो थोड़ा घुमा फिरा के होती है, कन्फ्यूज़न करने वाली होती है। 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं कि उनमें कन्फ्यूज़न ऐसा लगता है कि दोनों सेम टू सेम है, कौन सा लगाए कौन सा नहीं लगाए। अगर हम पहले से टेस्ट लगा रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा आंसर गलत होगा, और किस तरीके से बच्चों के व्यवहारिक और मानसिक तरीके से हमको सोच के एग्ज़ाम में जो टिक लगाना होता है वो करना होता है। और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे सब्जेक्ट वाइज उनका जैसे जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो सब्जेक्ट वाइज उनका अलग अलग होता है, क्वेश्चन आंसर है एक साथ होता है। तो मैं बता दूं, एक फर्स्ट नंबर से 150 नंबर तक वो लाइन से होता है। तो बस ऐसा होता है, 1 से 30 तक एक सब्जेक्ट रहेगा, फिर 31 से 60 तक एक सब्जेक्ट रहेगा, इस तरीके से होता है। और वो नीचे वो दिए रहते हैं वो उनके जो सब्जेक्ट के जो कहना चाहिए 1 से 30 तक वो नंबर दिए हुए होते हैं। अगर हम जो टिक करते जा रहे हैं उसमें ग्रीन आंसर आ जाता है, ग्रीन टिक आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। और जैसे कि कल मैं बताई थी कि आप मतलब मैथ्स कभी भी पहले नहीं करिएगा, जो इजी सब्जेक्ट लगता है उसको करिएगा। तो उसके लिए आपको करना है, नीचे जो दिया रहेगा ना आपको नंबर 1 2 150 करके, तो आप पहले देख लीजिएगा। फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है वो पता चल जाएगा। और फिर अगर आपको वो सब्जेक्ट नहीं करना है तो आप 31 पे क्लिक करेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा, वो भी नहीं करना है। तो फिर 31 के बाद आता है 91, तो सॉरी 61। तो 61 पे करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट का आपको आंसर क्वेश्चन दिखेंगे। तो इस तरीके से आप पूरा अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा पहले करना है कौन सा नहीं करना है। आप जिस भी नंबर पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और पेजेस की एक बात बता देना चाहती हूँ मैं, जो पेजेस होते हैं ना उसमें एक पेज में अगर 4 से 5 क्वेश्चन रहा तो वो उसी में आपको स्क्रॉल करना होगा, नेक्स्ट नहीं करना होगा। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर ली थी हिंदी में कि मैंने वहाँ से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दिए हुए थे पैराग्राफ से, ये क्वेश्चन पे टिक की और नेक्स्ट क्लिक कर देती। और फिर जो बाकी क्वेश्चन थे वो अनआंसर करके दिखा रहा था, ग्रीन ही नहीं हुआ। तो फिर मैं सोची ये कैसे हुआ। तो फिर मैं जब पीछे गई तब मुझे पता चला कि उनको स्क्रॉल करके पूरे लगाना है, जितने भी क्वेश्चन एक पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा एग्जाम हॉल में। होता है कोई पहली बार एग्जाम दे रहा है तो किसी को समझ में नहीं आता है, मैं तो खैर 2-3 बार दे चुकी हूँ, फिर भी मेरे साथ एक गलती हो गई थी। और एक कमेंट्स आज आया था कि मतलब वो शायद बिहार से है और किसी केरला या कुछ यूनिवर्सिटी से उन्होंने 12th पास किया है ऐसा करके लिखा था। तो वो डीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके 45% नंबर है।
तो क्या वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखिए मैं अपने MP का बता सकती हूँ, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा था कि वर्ग 2 वर्ग 3 क्या होता है। तो वर्ग 2 वर्ग 3 होता है प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम होता है। प्राइमर में जो 1 to 5 होता है उसको वर्ग 3 कहते हैं हमारे MP में। और जो 6 to 10 होता है उसको वर्ग 2 कहते हैं। 11 to 12 तक उसको वर्ग 1 कहते हैं। तो जैसे होता है ना आपके इसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो वैसे ही हमारे इसमें वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 होता है। तो आप ना जो भी क्राइटेरिया है, आप अगर नेट में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया है, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते या नहीं दे सकते। और लगभग मुझे पता है कि 45 नंबर मिनिमम चाहिए पर सेट किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कंफर्म तो नहीं बता पाऊँगी, तो आप थोड़ा सा नेट में चेक कर लीजिए। या आप जैसे बिहार के साइट में होता है ना, बिहार की एक साइट होती है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसमें जाके आप सर्च करके चेक कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है। और गाइस बता दूँ, मतलब मेरे एग्ज़ाम में ना 93 नंबर आए थे। और मैंने आज का भी एनालिसिस देखा है, आज है मतलब 21 नवंबर। तो आज के भी एनालिसिस में वही कहा गया है जो अभी तक कहा गया था। तो देखिए मैं यही कहूँगी कि हर एग्ज़ाम में अगर 15 नंबर का है अपना एग्ज़ाम, तो उसमें कम से कम 25 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हमने कभी नहीं पढ़ा है। क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम मतलब फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो होता है ना कुछ तो उन लोग जो एग्ज़ामिनर है वो कुछ तो ऐसा सोचेंगे कि सभी लोग पास ना हो, और सभी लोग पास हो जाएंगे सभी लोग, तो उनके लिए ऐसा मतलब पता नहीं मेरा बोलना सही होगा नहीं होगा। तो अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो क्वालिफाई तो हम आराम से कर सकते हैं, मैं यही कहूँगी। और आज के एनालिसिस में विनर्स इंस्टीट्यूट से देख रही थी, तो एक लड़की थी जिन्होंने कहा उनके 96 नंबर आए। उनका भी उम्मीद था कि वो 100+ आए। तो देखिए उनकी तैयारी तो वो बता रही थी कि मार्च से उन्होंने तैयारी किया, सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, सारी क्लास देखी है, सारे नोट्स बनाई हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैंने जो 1.5 महीने में तैयारी की है, तो मेरे जो मार्क्स है वो सफिशियंट है। शायद मैं भी अगर और पहले से तैयारी करती तो मेरे बिना मार्क्स 100+ जा सकते थे, वो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से पेशेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा और होप रखिए कि आपका सब कुछ अच्छा होगा और एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और यही कहूँगी कि मैथ्स सबसे पहले बिल्कुल नहीं करना है, मैथ्स सबसे लास्ट में करना है। और मैथ्स में जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उनको जल्दी जल्दी से निपटा लेना है, जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको फिर लास्ट में करना है। अगर टाइम नहीं है तो फिर उनको बस अपना तुक्का लगा दीजिए। और वहाँ पे ना एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपने टिक तो लगा दिया है क्वेश्चन को, लेकिन अगर आपको बाद में अगर आपके पास समय बच रहा है और आप उसको एक बार देखना चाहते हैं सही या गलत है, तो उसका भी आपके पास बीच में पहले होता है प्रीवियस, इधर होता है नेक्स्ट, और बीच में होता है वो अनमार्क्ड करके उस ऑप्शन को, अगर आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ना तो आपको उससे पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन पे पीला मार्क्स आ जाता है उस क्वेश्चन नंबर पे। तो आप उस पर जाके फिर से उसको एक बार देख सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो उसमें मतलब सुधार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से है एग्ज़ाम का। आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना है और एग्ज़ाम देते टाइम पे। और एक कमेंट से आया था, ले लेती हूँ, कि उन्होंने मतलब सीटेट की तैयारी की वैसे एमपीटेट का वो फॉर्म डाला है, वो देना चाहती है, तो क्या वो मतलब क्लियर कर पाएंगी। तो मैं कह नहीं सकती कि आपका जो सोचने समझने का वो होता है ना, जो पेडोलॉजी का आपका तर्क कितना है, आप पेडोलॉजी में कितना अच्छा बना पा रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो अपना व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों को लेकर। अगर आप वो सब चीज़ें अच्छे से हैंडल कर पाती है तो आप डेफिनेटली एमपीटेट वर्ग 3 का भी जो है पेपर वो दे सकती है। क्योंकि उसमें जो मैथ्स होती है वो ईजी आ रही है। बाकी जो हिंदी संस्कृत कहिएगा तो आप, मुझे लग रहा है सीटेट का लेवल का ही आ रहा है। बस थोड़ी सी सीडी पे है, थोड़ा सा ईवीएस है, वो कह सकते हैं। जो सीटेट की ईवीएस होती है ना और इसकी ईवीएस एमपीटेट वर्ग की ईवीएस, इसमें बिल्कुल भी मेल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो जो सीटेट की ईवीएस है वो बहुत ईजी होती है, जितना सिलेबस दिया होता है वहीं से पूछा हुआ होता है। लेकिन जो एमपीटेट की ईवीएस है वो बहुत मतलब कहना चाहिए सीटेट से बहुत मतलब 10 गुना ऊपर की है। तो आप थोड़ी सी अगर तैयारी कर लेते हैं तो आप भी डेफिनेटली क्लियर कर पाएंगे, और एक बार कोशिश करना बनता है। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपके सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और कल की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो आई होप मैंने सभी लोगों के कमेंट्स ले लिए होंगे, जितना पॉसिबल हुआ है उतना कमेंट्स में मैंने आंसर करने की कोशिश की है। बाकी कमेंट्स के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहती हूँ। अगर किसी का कमेंट्स रह गया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे याद दिला दीजिएगा, सारे लोगों के कमेंट्स इकट्ठे ध्यान नहीं रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ।
आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर के बेस्ड था आज का ब्लॉग। तो बाय बाय, टेक केयर। जिनका भी एग्ज़ाम है डरिएगा नहीं, बस थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा एकदम रिलैक्स माइंड होकर एग्ज़ाम दीजिएगा, सब अच्छा होगा। बाय।